नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा सॉल्यूशन रहेगा एचटेट पीआरटी का 2017 का पेपर सोल्व करेंगे ईवीएस का पोर्शन। तो ये हमारा 2017 का पेपर है। इसके बाद हम जितने भी पेपर हुए हैं सब सोल्व कर चुके हैं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 कभी 2017 के बाद जब भी पेपर हुआ है हमने वो ईवीएस का पोर्शन सोल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाकर आप मैसेज किए, आपको जो भी फीस होगी वो बता दी जाएगी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले नोट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नाइट्रोजन शीतलीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है। तो अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक मैंने करवा भी रखा है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। कि आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है वो हमारी लगभग नाइट्रोजन जो है हमारी लगभग कितना पार्ट है, 78% नाइट्रोजन का हिस्सा है हमारी वायुमंडल में। ये नाइट्रोजन क्या करती है, प्राकृतिक अवों की सहायता से। क्यों? क्योंकि ना इस नाइट्रोजन का उपयोग जो पौधे हुए या जानवर हुए डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते। अगर इस नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे और जानवर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो उनको एक सर्कल या एक साइकिल चेन से गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्कर। और उसके बाद ही क्या है ये यूज कर पाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यूज कर पाते हैं तो जो उस नाइट्रोजन चक्र से गुजरना पड़ता है उसके कई पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है जो कि दे भी रखा है, नाइट्रोजन शीतलीकरण, ये होता है पहला। अगर मैं दूसरा बात करूं, नाइट्रोजन शीतलीकरण के अंतर्गत क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन को चेंज कर दिया जाता है किसके अंतर्गत, अमोनिया के अंतर्गत। दूसरा होता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। तीसरा होता है अमोनीकरण। थर्ड होता है भाई अमोनीकरण। फोर्थ होता है नाइट्रीकरण। फोर्थ होता है भाई नाइट्रीकरण। और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो शुरुआत नाइट्रोजन सर्कल की कहाँ से होती है, सबसे पहले से नाइट्रोजन शीतलीकरण से होती है। खत्म कहाँ पर होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इसमें ना वाष्पीकरण के द्वारा जो नाइट्रोजन है वापिस कहाँ पर चली जाती है, वापिस वायुमंडल के अंतर्गत चली जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रेट को किस में चेंज कर दिया जाता है, नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है। मैं लिख भी देता हूँ, इसमें नाइट्रेट को चेंज कर दिया जाता है नाइट्रोजन में, और यहाँ से वापिस नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंतर्गत क्या है, चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो सबसे पहला इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, सबसे लास्ट हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहला आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में द्वितीयक जो पोषण स्तर होता है वो बताइए भाई कौन सा होगा एक झील के अंतर्गत। तो एक झील के अंतर्गत द्वितीय पोषण स्तर की बात करूं मैं, तो सबसे पहला पोषण स्तर होता है ना जो, वो कौन सा होता है, सबसे पहला पोषण स्तर पेड़ पौधे होते हैं। तो जो पादप पल्वक हो गया, तो ये हमारे इनको पेड़ पौधे होते हैं। तो पादप पल्वक तो हमारा पहला पोषण स्तर हो गया। फिर दूसरा है जंतु पल्वक। जंतु पल्वक जिसको प्राणी पल्वक भी बोलते हैं, ये डिपेंड करते हैं पहले वाले पर। तो वो हमारा जंतु पल्वक क्या है, सेकंड स्तर हो गया। खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी ना आपने, पहले पेड़ पौधे आएंगे, फिर प्रथम आएगा, फिर द्वितीयक आएगा, फिर तृतीयक आएगा, इस प्रकार से। तो जंतु पल्वक जो है हमारे इस पहले पादप पल्वक पर डिपेंड रहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जंतु पल्वक जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है। अगर मैं वाहन कारित प्रदूषक की बात करूं तो कार्बन कणकीय पदार्थ भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर आप इसका एक्चुअल आंसर देखोगे तो सभी होते हैं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अगर 2017 की अगर आप ऑफिशियल आंसर की उठाओगे तो आपको इसमें से कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर
कोई नहीं होगा क्योंकि सभी हैं। फिर है नेक्स्ट है, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है, क्यों? कोलीफॉर्म जीवाणु क्या होता है? देखिए, कोलीफॉर्म जीवाणु का या कोलीफॉर्म जो जीवाणु है इसके ग्रुप का होता है एक, इसके ग्रुप का आपने नाम सुना होगा ई कोलाई। कोलीफॉर्म जीवाणु के ग्रुप का होता है एक ई कोलाई। ई कोलाई क्या होता है? जो जीवाणु होता है ना, ई कोलाई जीवाणु, ये जो शारीरिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्या है, नुकसानदायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ई कोलाई जो है इसी के ग्रुप का है और ये जो शारीरिक दृष्टिकोण से क्या है, सबसे ज़्यादा हानिकारक या नुकसानदायक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है? देखिए, गंगा से या गंगा की सफाई के लिए क्या है, चलाया गया था। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ जीएपी गैप, ये क्या था? गंगा एक्शन प्लान। ये क्या है? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो गंगा एक्शन प्लान है, जो पहली बार, तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 1985 के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 1985 के अंतर्गत। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जो गंगा नदी है ना, उसके प्रदूषण को रोकना है और जो इसका जल है ना, इसके जल की जो गुणवत्ता है उसमें हमने सुधार करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसमें बहुत कुछ जल के अंतर्गत क्या है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या है, इसमें सेवन या फेंका जा रहा है, तो उसकी हमने सफाई करनी है और इसको प्रदूषण होने से क्या है, बचाना है। इसका ये उद्देश्य था। और जो फर्स्ट चरण था उसमें ये बोला गया कि इसके अंतर्गत क्या है, जो 100% है ना, जो ये केंद्र पोषित योजना बोली गई। पहले चरण में क्या बोला गया? फर्स्ट चरण कब शुरू हुआ? जून 1985 में हुआ। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया क्या करना था। और इसके अंतर्गत लगभग ये किसके ऊपर थी ये योजना? ये केंद्र पोषित थी या सेंटर थी? सेंटर पे डिपेंड थी ये। ठीक है, तो फर्स्ट चरण हो गया। पर इसने फर्स्ट चरण की बात नहीं पूछी, हमसे पूछी सेकंड चरण की बात। तो सेकंड चरण में क्या हुआ? जो गंगा एक्शन प्लान हुआ, सेकंड चरण शुरू हुआ हमारा अप्रैल 1993 में। पहला चरण हमारा कब शुरू हुआ था? 1985 में। दूसरा चरण कब शुरू हुआ हमारा? अप्रैल 1993 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें जो यमुना है और जो गोमती नदी है उसके एक्शन प्लान की क्या है, मंजूरी ली गई। तो सेकंड चरण में मैं ये बोल सकता हूं यमुना और गोमती। ठीक है, इसका एक्शन प्लान रखा गया था। और फर्स्ट चरण में गंगा। तो और फर्स्ट चरण किस पे डिपेंड थी यह योजना? सेंटर पे थी फर्स्ट चरण की योजना। पर इस सेकंड प्लान में जो यमुना और गोमती नदी की सफाई के लिए या जो उनके ऊपर जो एक्शन प्लान बनाया गया, तो उसमें कई राज्य शामिल हुए। वो राज्यों पे थी और इसमें कई राज्य शामिल हुए। तो कौन कौन से राज्य शामिल हुए? उसके अंतर्गत उत्तराखंड शामिल हुआ, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश शामिल हुआ, उसके अंतर्गत बिहार शामिल हुआ, उसके अंतर्गत झारखंड शामिल हुआ, उसके अंतर्गत अगर मैं बात करना चाहूँ पश्चिम बंगाल भी शामिल था, और भाई दिल्ली भी शामिल था, और सबसे लास्ट में आता है हरियाणा। हरियाणा भी शामिल था। तो ये जो थे सेकंड चरण में भाग लेने वाले गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत, तो ये राज्य सेकंड चरण में भाग लेने वाले थे। तो इसके अंतर्गत झारखंड तो है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश नहीं है। तो राइट आंसर जो हमारा सी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इस प्रकार से लाइमस्टोन हो गया,
जंतु कवच हो गया, ये सभी किसके संबंध में है? देखिए, मैंने नाइट्रोजन चक्कर पढ़ाया, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखता आ रहा है लगातार, तो नाइट्रोजन चक्कर के अंतर्गत क्या मैंने इनका जिक्र किया? नहीं किया। फास्फोरस के अंतर्गत किया? नहीं किया। ऑक्सीजन चक्कर में किया? नहीं किया। कार्बन चक्कर मैंने पढ़ाया था, और कार्बन चक्कर के अंतर्गत बोला था कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें ये क्या है? ये कार्बन चक्र है। और उसके अंतर्गत कोयला मैंने पढ़ाया भी था, तो कार्बन चक्कर के अंतर्गत क्या है? ये होते हैं, और इनका हम जिक्र भी कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्जक खरपतवार है? तो देखिए, एक एक पौधा होता है फूल की प्रजाति का, मैं लगभग फूल की ही प्रजाति का एक पौधा होता है, जो कई बार आपने देखा होगा, जो सड़क होती है ना, उसके किनारे पे क्या है, ये पौधा हमको देखने को मिलता है। तो जो फूल की प्रजाति का पौधा है, जो उसके किनारे पर देखने को मिलता है, उस पौधे को बोलते हैं हम पार्थिनियम। क्या बोलते हैं? पार्थिनियम। तो पार्थिनियम क्या है, मैंने फिर बताया, ये जो स्थानीय फूल होते हैं ना, तो उनके पौधों की प्रजाति होती है, और ये ना अक्सर हमको सड़क के किनारे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भूमि पर क्या है, आक्रमण करता है या खतरा होता है, या अपवर्जक खरपतवार है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है? देखिए, दो कारक होते हैं। सबसे पहली बात तो एक होता है जैव कारक, और एक होता है अजैव कारक, ठीक है। देखिए, अजैव कारक कौन से होते हैं? ये वे कारक हैं जो निर्जीव होते हैं, एक प्रकार से ये मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अपघटक। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही भी होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको असत्य कथन चुनना है। इनमें से कौन सा असत्य है या फिर गलत है? तो बारी बारी से हम कर लेंगे, और इनके बारे में हम क्या है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है, पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, पारितंत्र वाला टॉपिक भी पढ़ा था। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में पोष तत्वों की संख्या को सीमित रखता है, ये भी ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का नुकसान ही क्या है, उनकी सीमित बनाता है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ओजोन के बारे में। मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा, ठीक है, जो भी हम मनुष्य है, जो भी क्रियाकलाप करता है, तो जो उत्पन्न कचरा है, कोई भी उत्पन्न कचरा लगा लीजिए, वो सदैव जैव निम्नीकरणीय होता है नहीं। कुछ कचरा ऐसे भी होता है जो अनअपघटनीय होता है। क्या है वो? उसका अपघटक नहीं होता, अजैव निम्नीकरणीय भी होता है। तो ये बात बिल्कुल रोंग है। सभी कचरा क्या है, जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, अजैव निम्नीकरणीय भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे भी कचरा होता है जिसका हम अपघटक नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है? जैव विविधता सबसे ज़्यादा वहीं पर होगी जहाँ पर अच्छा मौसम होगा, अच्छा टेम्परेचर होगा। और ये अगर आपने पढ़े होंगे तो मैंने बताया था, सबसे अच्छा टेम्परेचर कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 60% क्या है, वर्षा देखने को मिलती है। और 60% वर्षा देखने को मिलती है, तो हरा भरा आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जैव विविधता क्या है, अधिकतर मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन के अंतर्गत तो कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह जो सूखा होता है ना, वो आते हैं। तो मैंग्रोव वन तो हमारा हो ही नहीं सकता था। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा सबसे राइट हो जाएगा। फिर है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में आप चुनिए, एक असंगत चुनिए। मैंने वायु प्रदूषण के अंतर्गत बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आपने एयर पोल्यूशन का टॉपिक देखोगे, वहाँ पर मैंने SPM के बारे में भी बताया, वहाँ पर मैंने अम्ल वर्षा के बारे में भी बताया, मैंने वहाँ पर समोग भी बताया। आपको समोग बताया मैंने, कोहरा प्लस
धुएं से बनता है। ये मैंने बताया ना कि सर्दियों के समय आपने देखा होगा धुंध की तरह छा जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो स्मोक कहलाता है। अम्ल वर्षा, वर्षा मैंने बताया, अम्ल वर्षा के अंतर्गत NO2 प्लस SO2 हमको देखने को मिलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हमको वहां पर देखने को मिलती है। सुपोषित क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपोषित। तो इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। देखिए सुपोषण, सुपोषण का अर्थ होता है अच्छे पोषण से। सुपोषण का क्या अर्थ होता है, अच्छे से सुनना इस टॉपिक को। सुपोषितता, सुपोषितता क्या होता है, मतलब कि सुपोषण, सुपोषण का अर्थ क्या होगा कि अच्छे पोषण से है। कहने का मतलब क्या है, जब तालाब और जलाशय में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो तब क्या होगा, यूट्रिफिकेशन क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कब, क्योंकि जब उसके अंतर्गत जो तालाब हो गए या जलाशय हो गई, झील हो गई, उनके अंतर्गत जब कभी भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर रहने वाले, जैसे कि उसके अंतर्गत मल जाएगा, कूड़ा कचरा जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके अंतर्गत धीरे 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 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की पानी के अंतर्गत या तालाब के अंतर्गत कमी होना शुरू हो जाएगी तो जो उस पानी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो आपने कई बार देखा हुआ ना, तालाब का पानी देखना, उसके ऊपर काई 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 ग्रीन ग्रीन हो जाता है। बिल्कुल, आप कई बार देखना, कई जगह ना आपको पानी बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगा। वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव थे ना वो नष्ट हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, तो अब वो उनको खा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर प्रॉपर हरा भरा काई आ जाती है या ग्रीन हो जाता है। वो बिल्कुल सड़ांध होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वो किसके कारण आती है, वो ऐसे ही होता है, और वही क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या है, पानी की, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्वों की बजाय उन क्या है, उनकी मात्रा बढ़ गई थी। उनकी मात्रा बढ़ने से खराब पानी वगैरह ये इन सभी चीज़ों के आने से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी होने से जो उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव जीव हैं वो नष्ट हो गए थे। इसलिए क्या है, पानी के ऊपर काई की तरह छा जाना क्या है, ये होता है। तो ये हमारा क्या है, वायु प्रदूषण नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ए आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन कई बार अलग से भी पूछता है, तो ये मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया। फिर है विश्व वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है, ये हर साल बनाया जाता है 2 अक्टूबर टू कितने को, 8 अक्टूबर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी, 2 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसका सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहले ये 1957 में बनाया गया था। सबसे पहले 1957 में बनाया गया था। और विश्व वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये हमने बड़ी आसानी से इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट सबसे वायुमंडलीय परत कौन सी है। ये भी हमने बड़ी आसानी से टॉपिक कर लिया था कि ये हमारी पृथ्वी है, मान के चलिए। इसकी जो सबसे पहली परत आएगी वो कौन सी आएगी, सौरमंडल आएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी आएगी, समताप मंडल आएगी, जिसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, ओजोन परत देखने को मिलती है। उसके बाद कौन सी आती है, आयन मंडल आएगी, ठीक है, आइनोस्फीयर आएगी, सॉरी मध्य मंडल आएगी। उसके बाद हमारी कौन सी आएगी, मध्य मंडल आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, आइनोस्फीयर आएगी। इसके बाद कौन सी आएगी, हमारी बाह्य मंडल आएगी। तो इस प्रकार से क्रम चलता है। तो पृथ्वी के निकट सबसे कौन सी है, सौरमंडल है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी मौसम घटनाएं होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, इसी के अंतर्गत हमने सभी मौसम घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि बिजली का कड़कना, ठीक है, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत होती हैं, इसी के अंतर्गत होती हैं। जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो ये मान के चलिए वो सभी सौरमंडल के अंतर्गत हो रही हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। जैव विविधता का मतलब क्या है, जहाँ पर जो भी प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती है।
तो ये ब्राज़ील के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। ब्राज़ील एक ऐसा है, इसमें ना जितनी भी कुल देश में प्रजातियां हैं उसका 10वां हिस्सा अकेला किसके अंतर्गत है? ब्राज़ील के अंतर्गत है। तो इसमें टोटल इसका 10वां हिस्सा ब्राज़ील के अंतर्गत है कुल प्रजातियों का। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ब्राज़ील के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस चक्कर अप्रायिक होता है क्योंकि है पूर्ण रूप से होता है। देखिए फास्फोरस चक्कर अपर्यायी क्यों होता है? क्योंकि यह पूर्ण रूप से क्या होता है? अवसादी होता है। अवसादी चक्र में क्या होगा? यह पूर्ण रूप से क्या होता है? अवसादी होता है। अवसादी चक्र में फास्फोरस हो गया, अवसादी चक्र में फास्फोरस हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तीनों उसके अंतर्गत क्या है? सम्मिलित तो होते हैं। और इसमें जो पोषक तत्व होता है या पोषक तत्वों का जो मुख्यतः संग्रह होता है वह तलछट के होता है या तलछट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, जो भी हमारे सतलीय पारितंत्र पत्तियों के द्वारा जो ऊर्जा का जो खाद ट्रांसफर होता है वो लगभग हमारा कितने परसेंट होता है? 1% हिस्सा ये हमारे को देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% हिस्सा जो है इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहो तो मैं डिटेल भी बता सकता हूँ। देखिए ये कैसे प्रक्रिया करती है। जो ये ऊर्जा का ट्रांसफर होता है इसको ना कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ कि जो भी हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण सुना होगा आपने, फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या करते हैं? सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो हरे पादपों, तो ये हरे पादप क्या करते हैं? ये कहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या उस प्रक्रिया के द्वारा क्या है? सौर ऊर्जा से क्या है? ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि उनकी पत्तियों के अंतर्गत क्या होता है? जो मौजूद होता है, इनकी पत्तियों में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसके अंतर्गत होता है। जब पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो कुल सौर ऊर्जा है, किससे हरे पौधों ने भोजन मिला? ये मिला सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो जो सौर ऊर्जा कहाँ से आई? ये सौर ऊर्जा आई भाई सूर्य से, ठीक है। जब पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पहुंची तो उसका लगभग 98 से मैं बोल सकता हूँ 98% टू 99% क्या है? ये वापिस अवशोषित हो जाती है और ये वापिस ऊपर चली जाती है अंतरिक्ष में, या वापिस ऊपर चली जाती है या फिर अवशोषित हो जाती है। तो जो भी बाकी बचा, कितना बच गया? 1 से लेकर 2% ये बाकी बच गया। यही ऊर्जा का क्या कर पाता है? यही ऊर्जा का परिवर्तित हो पाती है या मिल पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा 10% ना लगा दे क्योंकि वो खाद्य श्रृंखला का था। जब कभी भी आपको फूड चेन में पूछेगा, फूड चेन में खाद जो एक DCA होता है वो कितना होता है? वो 10% होता है, क्योंकि जितना भी फर्स्ट का होगा इसका आगे 10% जाएगा, फिर ये प्राथमिक हो जाएगा, इसका आगे 10% जाएगा, वो फूड चेन के अंतर्गत होगा। पर इसमें पूछा हुआ है ये सतलीय हरे पादपों और पत्तियों द्वारा। तो सतलीय हरे पादप कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे? सूर्य से करेंगे। और उसके अंतर्गत जो पत्तियां होती हैं और उसमें क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उनके द्वारा ये क्या है? ऊर्जा जा पाती है। और जो सौर ऊर्जा जो आती है उसका लगभग 98% क्या है हिस्सा वो अवशोषित हो जाता है, या 98 से 99%, जो 1 से 2% है वही परावर्तित हो पाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कहीं आप मिस्टेक ना कर दो पढ़ के, तो ये गलत नहीं लगाना है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है। देखिए एयर पोल्यूशन भी पढ़ाया है, वाटर पोल्यूशन भी पढ़ाया है, दोनों चैप्टर मैंने करवाए हुए हैं। तो आपने पढ़ा होगा एरोसोल जो है ये जल प्रदूषक नहीं है। क्यों? इसके नाम से क्लियर चल रहा है एरोसेल,
ठीक है। एरो सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, एयर पोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। तो एरोसेल किसका हिस्सा है, ये इसका एयर पोल्यूशन का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हवा में जो ठोस कण होते हैं ना या पानी की बूंदें होती हैं उनका लिनबन क्या कहलाता है, एरोसेल कहलाता है। हवा के अंतर्गत जो ठोस कण होंगे या जो पानी होगा, ठीक है। और जैसे कि प्राकृतिक एरोसोल की बात बताऊं मैं, धुंध हो गया, कोहरा हो गया, धूल हो गया, ये सभी क्या है, एरोसोल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एयर पोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, आपने बताना है सीएफसी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो सीएफसी आपने पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्तरदायी है, ओजोन परत से है, ठीक है। तो ये आप सभी ने पढ़ा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत। फिर है, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव कहाँ पर स्थित है। खेजड़ली सबको पता होगा, एक पेड़ था, आपने पता होगा, एक राजा था, उस राजा ने क्या किया था, पेड़ों की कटाई के लिए जब अपने सैनिक भेजे थे, तो एक अमृता देवी थी जो कि इसकी लड़कियां और ये उन पेड़ों से क्या हो गई थी, चिपट गई थी या लपट गई थी, और उन पेड़ काटने, क्यों, क्योंकि वो पेड़ काटने से मना कर रही थी। तो राजा ने क्या दिया था, राजा के सैनिकों ने उनको मार दिया था और तब पेड़ कट किया था। तो जो वहां से ये शुरुआत हुई थी, और ये खेजड़ली एक पेड़ है, उसी गांव, इसी पर क्या है, नाम पड़ा था, और ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हालांकि जो भी बच्चे ईवीएस पढ़ते हैं तो इसके बारे में तो हर बच्चे को डिटेल्स पता होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ये, तो हर जगह यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हमने मिलान करना है पैराबैंगनी किरणें। तो पैराबैंगनी जो किरणें हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई हमारा सी। तो ये किससे हो जाएगा, हमारा सी से हो जाएगा। जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, ये हो जाएगा बी, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है। डीटीटी किससे हो जाएगा, जैव आवर्धन से हो जाएगा। और फास्फोट किससे हो जाएगा, सुपोषण से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, मिलान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख संसाधन जो सतह पर जीवन का निर्धारण करता है वो क्या है। तो सबसे प्रमुख जल संसाधन कौन सा होता है जो जीवन का निर्धारण करता है, वो हमारा होता है जल, पानी, ठीक है। पानी ही सतह पर जीवन का निर्धारण करता है। ये क्या कहलाता है, बी आंसर हमारा इन सभी में से क्या कहलाएगा, बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल है, लोकप्रिय है। कुल है कौन सी प्रणाली होती है, सबसे पहले जानिए। देखिए कुल है क्या होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि ये इस प्रकार का हिस्सा बना दिया और ये पक्का कर दिया जाता है, और इसमें से क्या है, पानी जाता है, इसमें से पानी जाता है। तो ये क्या कहलाती है, कुल प्रणाली कहलाती है। और जो ये कुल प्रणाली है ना, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा, ये हमारा डी आंसर जो है राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक संख्या किसकी होगी, अपघटक की होगी। क्योंकि अपघटक के अंतर्गत क्या होगा, आप सभी को देखिए, सबसे पहली बात, उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। और उप अपघटक कौन से होते हैं, जो मर्त वगैरह या कवक वगैरह जो इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है, अपघटक की होती है। हरे पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, प्राथमिक घटक जाते हैं, मांसाहारी मर जाते हैं, जो जितने भी सब क्या बन जाते हैं, सब अपघटक बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, अपघटक की होती है, ठीक है भाई। फिर अब बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होती है, अधिकतर गोबर गैस, आपने सुना होगा, गोबर से हम वहाँ से इसको प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH4 जो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है,
हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें गैसों के बारे में भी पूछता है कई बार कि इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो एक ट्रिक होती है, मीना काजल लगाती है, मी से हो जाएगा मीथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल से हो जाएगा जलवाष्प। तो ये इसके अंतर्गत गैसें होती हैं, कई बार पेपर के अंतर्गत पूछता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस आती है हमारी CO2। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। अगर आप मेरा टॉपिक देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है। ठीक है, जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं वो स्किन कैंसर में हानिकारक होती हैं, ये बात भी ठीक है। पृथ्वी के सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है, बिल्कुल। जो हमारी जो यहाँ पर एक परत बन जाती थी, लेयर बन जाती थी, यहीं पर रोकता है, क्योंकि जो किरणें जाती हैं ये वापस आती हैं, ये किरणें जाती हैं वापस और ये किरणें जाने नहीं देता। इसीलिए क्या है, पृथ्वी पर टेम्परेचर बना रहता है। और इनकी अधिकता के कारण, इन गैसों की अधिकता के कारण, कौन सी जो गैसें मैंने अभी बताई थी ग्रीन हाउस की, उनकी जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना टेम्परेचर अधिक गर्म होता चला जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, ये हो जाएगा। ये मैंने अभी पीछे बताया भी, ये किस में होता है? तालाबों के अंतर्गत होता है, झीलों के अंतर्गत होता है, जो कि पानी के ऊपर हरा हरा छा जाना, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। ऊपर पढ़ाया मैंने ये यूट्रोफिकेशन, तो वो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपशिष्ट में से मुक्ति पाने से संबंधित 3 R, ये तो सभी को पता होगा, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, तो तीनों हो जाएंगे। तो जो इसका नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, रीजनरेशन नहीं हो पाएगा इन तीनों R में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है गलत है, तो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ये मैंने बताया भी था, टॉपिक करवाया है, सभी टॉपिक करवाए हुए हैं। आप देखो, कोई भी पेपर उठा के देखो, जिसने देखे हैं मेरे EVS के नोट्स लिए हैं या फिर वीडियो देखी हैं, हर क्वेश्चन करवाया हुआ है। लाइकेन इसका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो लाइकेन, कवक और शैवाल, इन दोनों का सहजीव संबंध हमारा क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था। और ये मुख्य किसका सूचक होता है? SO2 प्रदूषण का मुख्य सूचक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताना है कौन सा गलत है। लाइकेन एवं मांस मृदा निर्माण में सहायक है, बिल्कुल है। मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक है, ये भी है। फिर है, सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल है। सूर्य, जल, वायु का हमारे उसमें मृदा निर्माण का योगदान होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसने गलत वाला ही पूछा है, सी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मोक क्या है? अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने, एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया भी था, कोहरे प्लस धुएं का मिलना स्मोक कहला जाता है। तो कोहरा प्लस धुआं मिलना क्या कहलाएगा? स्मोक कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्मोक क्या है? जो भी सर्दियों में देखोगे, काफ़ी प्रदूषणों में देखेंगे, धुंध की तरह से छा जाना, जो धुंधी धुंध होती है ना, वो क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। उसमें इन दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है? वन प्राकृतिक है, झीलें प्राकृतिक है, तालाब प्राकृतिक है, बगीचा एक मानव या कृत्रिम पारितंत्र है, बनाया गया है। तो बगीचा हम बोल सकते हैं प्राकृतिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार से हमने 2017 का पेपर भी बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया, EVS का सेक्शन। जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख, आप मैसेज कीजिए और नोट्स लिए और आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।